तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलो दोस्तों, तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे आपका ये एनटीपीसी एयरफोर्स और आपके ग्रुप डी के लिए हमने एक सेशन स्टार्ट किया है जो कि फ़िज़िक्स हम उसमें पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। और फिज़िक्स में हमने क्या साउंड चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं या जुड़ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। ठीक, तो हम लोगों ने कल साउंड के बारे में पढ़ा था कि जो ध्वनि होती है वो किस माध्यम में गुजर सकती है या किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। लगभग में हमने ये बताया था कि जो ध्वनि होती है वो ये बोलती है कि हम 3 माध्यम में होकर के गुजर सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस। मतलब ये 3 माध्यम बताए गए थे और हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा ठोस में होती है ध्वनि की चाल, और फिर इसके बाद में द्रव में होती है, फिर इसके बाद में गैस में होती है। फिर हमने आपको कुछ ठोस के भी पार्ट अलग अलग बताए थे कि सबसे अधिक ठोस में होती, तो ठोस कौन सा पार्ट होता है जिसमें सबसे अधिक पाई जाती है ना। तो हमने उसके पे बहुत सारी चर्चाएँ की थी जो आकर के लेकर चल रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर कुछ एक इम्पोर्टेंट आपके लिए नोटिस लेकर के, मतलब एक छोटा सा नोटिस है आपके लिए कि हमारा जो ऑफलाइन बैच चल रहा है बर्रा कानपुर में, तो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ने आ रहे हैं उनके लिए एक हिंदी का बैच यूपीएसआई के लिए और लेखपाल के लिए स्पेशल 2 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो बच्चे अगर यहाँ कानपुर से बिलोंग करते हैं तो वो लोग आ सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको हिंदी में मिलेगा जो आपके 100%, अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 48 क्वेश्चन हिंदी की हम पूरी गारंटी लेते हैं। इस तरीके का आपको बैच मिलेगा हिंदी का। ठीक है, तो हम लोग जो अपना फिजिक्स पढ़ रहे थे ना, तो हम उसके आगे की ओर बढ़ाते हैं। हमने एक आपको क्वेश्चन दिया था कल, देखें एक बार। हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था क्या, कि चंद्रमा पर यदि कोई बम फटता है तो हमें कितनी देर बाद सुनाई देगा। मतलब ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमने कहा था कि कितनी देर बाद हमें सुनाई देगा। तो हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि हमें जो सुनाई देगा बम कितनी देर में सुनाई देगा, अगर कहाँ फटता है, अगर जाकर के कहाँ फटेगा। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर चंद्रमा पे फटता है तो कितनी देर बाद हमें सुनाई देगा। ये हमने ऑप्शन भी आपको दिए थे कि 4 मिनट, 16 मिनट, 8 मिनट और कभी नहीं। कहने का मतलब ये था दोस्त कि यदि चंद्रमा पर बम फटता है तो हमें कितनी देर बाद सुनाई देगा, हमसे ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोगों ने आंसर जो भी दिए हो, कुछ मतलब स्टूडेंटों के ऑप्शन आए थे 8 और 16 भी आए थे। तो देखिए इसमें आंसर क्या होगा कि कभी आपको नहीं सुनाई देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका चंद्रमा पे बम फटता है तो वो हमें पृथ्वी पर कभी सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसका रीज़न हमने आपको बताया था कि जो ध्वनि होती है, ध्वनि एक बात बोलती थी कि हमें 3 माध्यम में से कोई भी माध्यम मिलेगा तो हम चलेंगे। तो 3 माध्यम जो थे वो एक ठोस था और एक दूसरा द्रव था और गैस था। ये 3 में से कोई भी माध्यम मिलता है तो ध्वनि चल सकती है, ऐसी बात बताइए। लेकिन अगर हम एक चीज़ देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी, यहाँ पर मान के चलते हैं ये आपकी अर्थ है और ये आपकी मून है, चंद्रमा है। तो इन दोनों के बीच में ये आपका अंतरिक्ष है। तो अंतरिक्ष में ही तो दोनों उपस्थित हैं। बिल्कुल, जब ये अंतरिक्ष में दोनों उपस्थित हैं तो क्या यहाँ पर कोई माध्यम उपस्थित है? तो हमें यहाँ कोई माध्यम नहीं मिलता, माध्यम नहीं मिलता। माध्यम का मतलब ये है कि हमें कोई यहाँ माध्यम नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में जो है वो क्या है, निर्वात है। निर्वात है मतलब वैक्यूम है। तो यहाँ पर निर्वात होने की वजह से हमें किसी भी प्रकार का कोई भी माध्यम नहीं मिलता। तो एक पॉइंट ये कहता है कि जो ध्वनि की चाल होती है वो निर्वात में नहीं चल सकती है। ठीक, याद रखना, ये हमें कभी भी सुनाई नहीं देगा अगर बम फटता है चंद्रमा पर, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें किसी प्रकार का कोई भी माध्यम नहीं मिलता और जहाँ पर माध्यम नहीं है वहाँ पर ध्वनि नहीं चल सकती।
तो चंद्रमा पर अगर बम फटता है तो हमें कभी भी सुनाई नहीं देगा। और कुछ स्टूडेंटों ने 8 मिनट 16 मिनट इसके आंसर किए थे। क्यों किए थे? उसका रीज़न ये था कि जो सूर्य होता है ना, सूर्य की जो रोशनी होती है वो पृथ्वी पर 16 मिनट में लगभग में आ जाती है या 8 मिनट में आ जाती है चंद्रमा से। तो इस प्रकार के ऑप्शन इन लोगों ने इस सोच करके ही किए थे। समझ में आई बात? तो आपको ये नहीं सोचना है आपको कि हमने ये पढ़ा था कि 8 मिनट है या 16 मिनट है, इस तरीके के ऑप्शन में दिए हैं तो हम टिक कर दें। नहीं, आप समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अब आपसे यहाँ पर आपका ये आंसर इसमें क्या होगा कि हमें कभी भी सुनाई नहीं देगा। ठीक, इसका ये आंसर था। चलिए मित्र, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, देखिए जरा क्या क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये कहता है कि दो व्यक्ति क्या अंतरिक्ष में बातें कर सकते हैं? बताइए। तो इसका आंसर होगा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये दोनों व्यक्ति जो हैं वो कहाँ पर है? अंतरिक्ष में है। और अंतरिक्ष में क्या है? कोई भी माध्यम नहीं है, मतलब वहां पर क्या है? निर्वात उपस्थित है, वैक्यूम। तो यहां पर निर्वात उपस्थित होने के दौरान ये हमारी जो ध्वनि होती है वो नहीं चल सकती। समझ में आई बात? कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर जहां पर ये हमें तीनों माध्यम नहीं मिलेंगे तो ध्वनि नहीं चलेगी। ठीक, हमने कल आपको एग्जाम्पल भी कई सारे बताए थे, उसको देखते हुए इसका आंसर क्या होगा कि हमें मतलब दो व्यक्ति जो अंतरिक्ष में होंगे वो आपस में बातें नहीं कर सकते कभी भी। समझ में आई बात? तो चलिए आगे, हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ रहे थे जिसमें हमने ये बताया था कि पराश्रव्य तरंगों के बारे में हम पढ़ रहे थे, मतलब अल्ट्रावेव के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इसके प्रयोग पढ़ रहे थे, है ना। पराश्रव्य तरंगे हम पढ़ रहे थे और ये पराश्रव्य तरंगों को हमने अल्ट्रावेव के नाम से जाना था, अल्ट्रासोनिक वेव के नाम से जाना था। ठीक, याद रखें। अब हमने इसको ये बताया था कि अल्ट्रासोनिक तरंगें निकलती कहाँ से हैं, ये बारे में बताया था। इनकी आवृत्ति कितनी होती, तो हमने आपको बताया था कि इनकी आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी जो होती है वो आपकी 20,000 हर्ट्ज से कहीं अधिक होती है। ठीक, क्या इन्हें मनुष्य सुन सकता है? तो हमने बताया था कि मनुष्य इन्हें नहीं सुन सकता, ऐसी हमने बातें की थी आपसे, नहीं सुन सकता। और इसके बाद हम बताया था कि इन्हें सुन कौन सकता है? अगर मनुष्य नहीं सुन सकता है तो कौन सुनेगा और किस दौरान ये उत्पन्न होती है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो कौन सुन सकता है? तो हमने बताया था कि चमगादड़ सुन सकता है, चमगादड़ सुन सकता है। इसके बाद में आपकी बिल्ली सुन सकती है, कुत्ता सुन सकता है और आपकी डॉल्फिन जो मछली होती है वो इन तरंगों को सुन सकती है। ठीक, ये तीनों या चारों जो होते हैं वो पराश्रव्य तरंगों को, आपकी अल्ट्रावेव को सुन सकते हैं। ठीक, इनकी अत्यधिक आवृत्ति के कारण मनुष्य इसे नहीं सुन सकता है, लेकिन ये सारे के सारे जो होते हैं वो आपके जानवर कैसे कर सकते हैं, मतलब इसे सुन सकते हैं। और चमगादड़ जो होता है इसके पास एक भगवान ने ऐसी प्रकृति दी है कि ये पराश्रव्य तरंगों को छोड़ने का काम करता है। जब ये चलता है तो अपने मार्ग को पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का ही प्रयोग करता है। हमने कल आपको बताया भी था। फिर हमने एक अगला एग्जाम्पल देखा था कि जो आपका सोनार होता है, क्या होता है? सोनार। सोनार जो होता है ये होता क्या है? सोनार जो होता है वो कह सकते हैं पानी वाले जहाज़ों में इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं। ठीक, अब बात ये आती क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो सोनार होता है, सोनार जो क्या करता है, ये कह सकते हैं समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? सोनार का। ठीक है, सोनार का हमने यहाँ पर क्यों जिक्र किया? क्योंकि सोनार नामक यंत्र से पराश्रव्य तरंगें निकलती हैं और इन्हीं पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से ही ये समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाता है। कौन? तो आपका ये सोनार। सोनार किस प्रकार की तरंगों को छोड़ता है? तो पराश्रव्य तरंगों को।
और ये पराश्रव्य तरंगों के ही माध्यम से समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का ही पता लगाता है। ठीक, इतनी बातें आपको लगभग में क्लियर हो गई होंगी। अब हमने एक चीज और आपको बताई थी, क्या? देखिए कि जो सोनार होता है इसका कभी कभार आपसे नाम पूछ देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसका नाम क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसको मतलब ये कभी कभार ऐसे आपसे पूछ देता है इसका फुल फॉर्म वगैरह कि जो सोनार होता है इसे किस नाम से जानते हैं, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के नाम से हम इसे जानते हैं। किसे जानते हैं? तो सोनार को। सोनार से किस प्रकार की तरंगें निकलती हैं? तो पराश्रव्य तरंगें निकलती हैं। पराश्रव्य तरंगें और कौन छोड़ता है? तो चमगादड़ छोड़ता है। ये भी अपने मार्ग में चलने के दौरान पराश्रव्य तरंगों को छोड़ने का काम करता है। फिर इसके बाद में हमने सोनार को पढ़ लिया, तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रकार की तरंगों का प्रयोग कहाँ करते हैं? इनका और प्रयोग कहीं कहीं किया जाता है। किसका? पराश्रव्य मतलब अल्ट्रावेव तरंगों का प्रयोग हम लोग कई और जगह पर करते हैं। देखिए जरा कहाँ कहाँ करते हैं। तो इन तरंगों का प्रयोग जो है, जैसे हमने बताया, जो आपके कारखाने वगैरह होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? कल कारखानों की चिमनियों से कालिख मतलब कालिख को हटाने में प्रयोग किया जाता है। किसका? तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी देखी होंगी कि जो कारखाने वगैरह या फैक्ट्री वगैरह चलती हैं तो उसमें एक बहुत लंबी लंबी सुराही बना दी जाती है जिससे धुआं बाहर निकलता है। तो उसमें जब धुआं ज़्यादा लग जाता है तो उस धुएं को या कालिख को हटाने के लिए किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इन तरंगों के माध्यम से ही उसे क्या करता है? सफाई की जाती है उसकी। ठीक, ये पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग ये मिलता है आपको कि जो आपका गठिया बात होता है, गठिया बात नामक जो बीमारी होती है, गठिया बात नामक बीमारी के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है मित्र कि अगर किसी व्यक्ति को गठिया नामक बीमारी हो जाती है तो इस प्रकार की तरंगों को उसे हम क्या करते हैं? प्रयोग करता है वो व्यक्ति। मतलब अपने कुछ समय के लिए उसको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करता है। गठिया का मतलब क्या होता है कि आपके जो जोड़ होते हैं, मतलब हड्डियों के जहाँ जहाँ जोड़ होते हैं उनमें दर्द होने लगता है, तो इस प्रकार की तरंगों को वहाँ पर कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है तो इस व्यक्ति को थोड़ा बहुत आराम मिलता है। ठीक, इसके बाद जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में या मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद भी जो आपका दूध होता है, दूध में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? जब आपके दूध में किसी प्रकार की हानिकारक जीवाणु उपस्थित हो जाते हैं तो उस दौरान हम क्या करते हैं कि पराश्रव्य तरंगों को इस दूध से गुजारते हैं, तो इससे जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और दूध जो होता है वो आपका शुद्ध हो जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। मतलब ये आपके प्रयोग हैं किसके? पराश्रव्य तरंगों के। मतलब कहने का है ये कि जो आपके कल कारखाने के जो चिमनियाँ होती हैं उनसे कालिख हटाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो आपका गठिया नामक बीमारी होती है उसकी बीमारी के उपचार के लिए भी हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपकी जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में एक ट्यूमर नाम की बीमारी होती है, उसका पता लगाने के लिए भी हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर आपके जो दूध होता है, दूध में अगर किसी प्रकार का हानिकारक जीवाणु जो होते हैं तो उन्हें मारने के लिए भी हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक,
इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी लगभग, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। ठीक, चलिए आगे की ओर अब हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब आगे अब हमें क्या पढ़ना है वो हमें देखना। ठीक, तो आगे हमने यही प्रयोग पढ़ रहे थे कि आपका जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ मिलती है। तो और देखिए एक आध जगह और मिलती है। एक आपको एक यंत्र मिलेगा फेथोमीटर। फेथोमीटर, ये इससे भी क्या होता है, इस फेथोमीटर से भी पराश्रव्य तरंगें निकलती हैं, पराश्रव्य तरंगें निकलती हैं। ठीक, ये निकलती तो हैं, लेकिन इस फेथोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका अगर हम प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग जो किया जाता है, तो आपका कह सकते हैं कि ये जो है ना वो समुद्र की गहराई को या गहराई का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है किसका, तो आपकी जो फेथोमीटर होता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम, कि जब कोई वस्तु समुद्र में डूबी हुई होती है तो उसका प्रयोग हम किससे पता लगाते हैं, सोनार से लगाते हैं। लेकिन अगर हमें समुद्र की गहराई का पता लगाना है तो फेथो नामक जो एक आपका यंत्र होता है उससे हम पता लगाते हैं। और ये भी आपके पानी वाले जहाज़ों में इसका प्रयोग हम करते हैं। और इनसे किस प्रकार की तरंगें निकलती हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव आपकी यहाँ से निकलती हैं। आप लोग समझ गए होंगे इसकी बात। लेकिन आपको एक चीज़ और मिलती है, एक यंत्र और मिलेगा आपको। ठीक, आपको एक यंत्र मिलता है, आपने पढ़ा होगा रडार के बारे में, रडार। ठीक, रडार, इसका फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछ देता है, तो इसका हम लोग याद रखते हैं कि रेडिएशन डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका ये फुल फॉर्म होता है किसका, रडार का। तो आपसे ऐसा पूछा जाता है कि रडार का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, मतलब सोनार आया तो हमने सोचा कि इसको भी बता दिया जाए कि रडार भी कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है और इससे किस प्रकार की तरंगें जो हैं वो निकलती हैं। ठीक, तो देखिए जरा, तो जो रडार होता है ना, इससे किस प्रकार की तरंगें निकलती हैं, तो आपको ये बताना है कि पराश्रव्य तरंगें नहीं निकलती हैं इससे। तो किस प्रकार की तरंगें निकलती हैं, तो इससे रेडियो तरंगें निकलती हैं। रेडियो तरंगें निकलती हैं। अगर रेडियो तरंगें ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप सूक्ष्म तरंगें ऑप्शन में दिया होगा। बस सूक्ष्म तरंगें इससे क्या होती हैं, निकलती हैं। कहने का मतलब ये है कि या तो इससे रेडियो तरंगें निकलती हैं और सूक्ष्म तरंगें निकलती हैं, दोनों प्रकार की तरंगें आपकी रडार नामक यंत्र से निकलती हैं। रडार का काम क्या होता है, ठीक, रडार का काम क्या होता है, तो याद रखें, आपने देखा होगा कि जो मीडिया वगैरह होती हैं, उनकी जो गाड़ियां होती हैं, उनकी गाड़ियों में इस प्रकार का एक यंत्र लगा होता है। ठीक, ये रडार होता है, ये रडार होता है। और ये क्या करता है कि ये अपने एक सैटेलाइट लगा होता है, कहाँ पर, अंतरिक्षयान में, मतलब आयन मंडल में एक उनका सैटेलाइट लगा होता है और वो इस रडार के माध्यम से अपनी तरंगों को मतलब कह सकते हैं प्रक्षेपित करता है और वहाँ पर अपने सैटेलाइट तक पहुँचता है और फिर परावर्तित होकर के वो तरंगें क्या होती हैं, वापस आ जाती है इसी गाड़ी पर। तो वो जो तरंगें होती हैं वो क्या करती हैं, इन तरंगों के माध्यम से ही हमारे जो टीवी पर कार्यक्रम आते हैं वो इन्हीं तरंगों के माध्यम से आते हैं। ठीक, कहने का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा किसी गाड़ी में मोदी जी आ रहे हैं या कोई नेता आता है बड़ा, तो उसकी गाड़ी में भी इस तरीके के यंत्र लगे होते हैं। तो वो भी आपकी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अंतरिक्ष होता है, यहाँ पर ये पता लगाता है कि किसी प्रकार का कोई विमान तो नहीं आ रहा, या इस क्षेत्र में कोई विमान आने वाला हो किसी दुश्मन का, या मोदी जी को मारने वाला हो। तो इस प्रकार के उस दौरान इनका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो रडार से सबसे पहले रेडियो नामक तरंगें निकलती हैं, या कह सकते हैं कि सूक्ष्म तरंगें इससे निकलती हैं। और ये क्या करता है कि आपकी जो सूक्ष्म मतलब ये जो रडार होता है, कहने का मतलब ये है कि ये जहाज हो जाएगा या मिसाइल जो होती आती है, मिसाइल की गतियों का पता लगाता है, कि गतियों का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक,
इसका इससे प्रयोग हम कर सकते हैं, ऐसी कुछ बातें बताएगी। तो ये जो है ना वो इस प्रकार से आपकी गतियों के बारे में हमने बताया। मतलब ये आपकी जो जहाज होता है या मिसाइल जो होती हैं उनकी गति लगाई जाती है कि ये कितनी दूर पहुंच गई है या कहाँ से आने वाला होता है। जैसे अब यहाँ रडार से ये क्या की गई, प्रक्षेपित की गई। तो ये जहाज यहाँ उड़ रहा था तो ये तुरंत से यहाँ गई तरंगें और यहाँ से रेडियो तरंगें छोड़ी गई और ये रेडियो तरंगें तुरंत वापस आ जाती हैं जहाँ से टकराती है। तो इससे ये पता चल जाता है कि जो तरंगें यहाँ से गई हैं वो कितनी दूरी तक गई हैं और कहाँ से आ गई। तो इससे ये पता लगा लिया जाता है कि ये जहाज़ जो है वो हमारे यहाँ से मतलब हमारे केंद्र से कितनी दूरी पर है ये जहाज़। तो ये रडार के माध्यम से ही हम जहाज की स्थिति का पता लगाते हैं या मिसाइल का पता लगाते हैं। नहीं कहते हैं कि 10 दिन बाद हमारे ये जो है ना मिसाइल ये लॉन्च कर दी गई है और कितनी दूरी तक गई है। तो हम थोड़ी ना वहाँ आसमान तक चले जाते हैं कि वहाँ तक हमारी मिसाइल दौड़ के गई है, मतलब इतने किलोमीटर तक पहुँच के गई है। तो ये सारी हमें रडार के माध्यम से ही पता चलता है कि इतनी दूर तक हमारी कोई मिसाइल गई थी और फिर वो वापस आ जाती है। मतलब ये हमारी बराबर रडार जो से रेडियो तरंगें उसमें पहुंचती हैं और टकरा करके वापस आती रहती हैं। तो हमें पता चल जाता है कि नहीं ये कितनी स्पीड से गई हैं और कहाँ तक आ गई, तो उससे हम उसकी दूरी निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम कहने का मतलब है कि आपकी जो रडार होता है वो जहाज और मिसाइल वगैरह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये आपकी जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। ठीक, तो मतलब जो आपकी दो ध्वनि तरंगें थी वो कितने प्रकार की बताई गई थी, 3 प्रकार की बताई गई थी। एक तो आपकी श्रव्य तरंगें बताई, एक अपश्रव्य तरंग बताई गई थी और फिर श्रव्य तरंग बताई गई थी और एक अपश्रव्य तरंग बताई गई थी। ये 3 प्रकार की तरंगें हमें बताएंगी। ठीक, अब अगला पॉइंट आपको मिलता है, एक हेडिंग डालें अब आप लोग कि हवा में ताप या हवा के ताप, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, आर्द्रता, इसके बाद घनत्व, इसके बाद दाब का ध्वनि की चाल पर प्रभाव। मतलब इन सभी का जो प्रभाव है या इफेक्ट है वो हवा में कब पड़ता है, मतलब ध्वनि की चाल पर प्रभाव कब कब पड़ता है। मतलब ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है, या आणविक द्रव्यमान पर कैसे प्रभाव पड़ता है, या आर्द्रता पर कैसे प्रभाव पड़ता है, या आपका घनत्व जो होता है वो कैसे प्रभाव पड़ता है, और आपकी क्या दाब पर कैसे प्रभाव पड़ता है या कब कब पड़ता है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो जब हम आगे की ओर चलते हैं, देखिए ज़रा, जब हम आगे की ओर चलते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है एक सूत्र, हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या, यहाँ पर एक सूत्र दिया होता है वैज्ञानिकों ने और ये बताते हैं कि ध्वनि की चाल बराबर अंडररूट गामा RT अपॉन M। एक ये सूत्र दिया होता है जहाँ पर गामा जो है वो यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है, मतलब इलास्टिक, इसे प्रत्यास्था को क्या बोलते हैं, इलास्टिक। फिर इसके बाद में अगर हम R की बात करते हैं तो ये गैस नियतांक होता है, क्या, गैस नियतांक या गैस कांस्टेंट नियतांक। इसके बाद में अगर हम और आगे की बात करते हैं T की, तो T आपका तापमान है, ठीक। और अब आम बात करते हैं M की, तो ये आपका आणविक द्रव्यमान है, क्या है, आणविक द्रव्यमान है, ठीक। ये चीज़ें हमने देखी होती है। मतलब ये आपका M क्या है, तो आणविक द्रव्यमान है, और T क्या है, तो तापमान है, R क्या है, तो गैस नियतांक है, और गामा क्या है, तो यंग प्रत्यास्था गुणांक है। ये जो है वो आपके यहाँ पर एक सूत्र बताया गया आसानी से, जो आपकी ध्वनि की चाल के बारे में बताता है। तो अब हम इसी सूत्र के माध्यम से इन सभी पर देखेंगे कि ध्वनि की चाल पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है। मतलब ध्वनि की चाल ताप में कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, या दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर हम दाब बढ़ा दें तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक। तो इसको नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से।
ले लिया होगा। चले देखिए ज़रा, अब हम लोग एक एक करके सीरियल से पढ़ते चलेंगे कि ध्वनि की चाल पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है और किस किस से प्रभाव पड़ता है। देखें ज़रा, सबसे पहला पॉइंट हमें ये मिलता है कि ध्वनि की चाल, यहां पर हमने एक सूत्र पढ़ा था क्या, √T, मतलब हमने एक सूत्र पढ़ा होता है ये वाला, गामा RT/M, ये पढ़ा था अभी, ध्वनि की चाल बराबर। तो हमने इसी सूत्र से निकाला है कि जो S है ध्वनि की चाल है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, T की, मतलब ध्वनि की चाल के समानुपाती है √T। हमें यहां से ये पता चलता है कि जो ध्वनि की चाल है वो समानुपाती है किसके, ताप के। कहने का मतलब ये मित्र है कि जहां पर ताप बढ़ेगा जिस माध्यम में, वहां ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। अगर जहां पर ध्वनि की चाल घटेगी, मतलब जहां पर तापमान कम होगा, वहां ध्वनि की चाल भी कम होगी। मतलब कि जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर ध्वनि की चाल भी अधिक होगी, लेकिन जहां पर ध्वनि की चाल कम होगी, तापमान कम होगा। कह सकते हैं कि अगर ध्वनि की चाल और तापमान में एक चीज देखते हैं, अगर ध्वनि की चाल अधिक है, मतलब जहां पर तापमान क्या होगा, अधिक होगा, वहां पर ध्वनि की चाल भी क्या होगी, अधिक होगी। जहां पर तापमान कम है तो वहां पर ध्वनि की चाल भी क्या होगी, कम होगी। ये कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए होंगे बात को। ठीक, अब अगर हम लोग ये बातें देख ली हमने, तो हम आगे की ओर चलते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाता। देखिए जरा, आपका से क्वेश्चन कहां तक जाता है, ये आप चीज नोट करें। आपने नोट कर लिया होगा, ये पॉइंट आपको नोट करना था क्या, यदि तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। ठीक, ये आप समझ गए होंगे बात को। फिर दूसरा पॉइंट ये है, यदि तापमान कम होगा तो ध्वनि की चाल कम होगी, ऐसा हमने आपको बताया। ठीक, ये दोनों पॉइंट आपको बहुत पूछने हैं। कई बार आपसे सीधा क्वेश्चन दिया जाता, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा कि यदि किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल, किसी भी माध्यम का तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी या कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरीके से आपसे ऑप्शन बना के देता है। तो यदि किसी भी माध्यम में, कोई भी माध्यम हो, अगर ठोस हो, चाहे गैस हो, चाहे द्रव हो, अगर उस माध्यम का क्या है, तापमान बढ़ा है, तो वहां पर ध्वनि की चाल अवश्य बढ़ेगी। ठीक, बात समझ में होगी। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट करें। ठीक, नोट करिए। देखिए अब जरा, जैसे हमसे पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है। ठीक, हम लोग आसानी से बता देते हैं क्या, कि ध्वनि की चाल जो होती है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है चाल। ठीक, तो देखो इतनी नहीं होती है भाई साहब, ये कितने तापमान पर होती है ये याद रखना। तो हमें याद रखना है कि तापमान और ध्वनि की चाल, दो चीजें देखनी। ध्वनि की चाल, देखिए मित्र, कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर हम जो 332 मीटर पर सेकंड बताते हैं, ये 332 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल बताते हैं, ये जो है ना वो आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। कितने, अगर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहां पर ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। समझ में आई बात। लेकिन अगर कुछ हमारा यहाँ प्रेजेंट टाइम में कुछ ना कुछ तो तापमान होगा ही, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 15 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं, तो यहाँ पर ध्वनि की चाल कुछ अलग होगी, ना कि 332 होगी, है कि नहीं। समझिए जरा बात को। हमारे वैज्ञानिकों ने यह बताया कि यदि तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है तो ध्वनि की चाल में
6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो जाती है, की वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि यदि तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा तो वहां पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड चाल बढ़ जाती है। समझ में आई बात? तो देखिए जरा, एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब है कि कहने का मतलब यह है कि यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से ये बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम कहें कि ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो तो कितना होगा, तो क्या होगा, 0.6 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। ठीक, अगर हम आपसे, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ये आप पहले नोट करें, फिर इसके बाद में हम आपको क्वेश्चन लिखाते हैं। ठीक, समझ गए, इसको नोट कर लिया होगा। देखिए जरा, जैसे हम लोग बात करते हैं, बात कर रहे थे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या यदि किसी कमरे का तापमान, यदि किसी कमरे का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहां पर कमरे में ध्वनि की चाल कितने या कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, तो कितनी होगी आपको ये बताना है। तो देखिए मित्र, हमने अभी आपको बताया था कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान बढ़ता है तो 6 मीटर पर सेकंड की चाल ध्वनि में बढ़ जाती है, ये बात बताएगी। मतलब अगर हम ये कह दें कि 10 पर इतना बढ़ता है तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना बढ़ेगा, तो 3 का मल्टीपल कर दीजिए आप, तो क्या होगा, यहाँ 30 हो जाएगा। अगर हम 30 का मतलब 3 का यहाँ मल्टीपल करते हैं इसमें, तो क्या होगा, यहाँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और यहाँ कितना होगा, 18 मीटर पर सेकंड यहाँ पर ध्वनि की चाल हो जाएगी, ये 30 किलोमीटर पर। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी थी ध्वनि की चाल, तो हमने आपको बताया था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। अब ये तापमान जो है ना वो 30 डिग्री वाला टेम्परेचर है, तो 30 डिग्री पर कितना होगा, तो 332 प्लस में 18, ये टोटल आपकी आ जाएगी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान कितना होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है आपका 332 मीटर पर सेकंड। हमसे एक्चुअली में सीधा सीधा पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल कितनी होती, तो हम लोग सीधा बताते हैं कि 332 मीटर पर सेकंड होता है कि नहीं। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल कितनी होगी, तो आपको ये 30 निकाल करके यहाँ से करना, मतलब 8 2 10, 3 1 4 और 1 5 और 3 यहाँ पे, मतलब 350 मीटर पर सेकंड की चाल होगी उस कमरे में जिस कमरे का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, बात आप समझ चुके होंगे यहाँ तक। तो देखिए, इसको नोट कर लें, जिसको समझ में ना आया हो तो वो रिपीट करके वीडियो को बार बार देखें। ठीक, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चले देखें जरा, ये आपका कह सकते हैं कि ताप जो है ना वो ध्वनि की चाल पर इफेक्ट डालता है कहीं ना कहीं। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है तो 6 मीटर पर सेकंड की चाल जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक, इसी के आधार पे हमने ये क्वेश्चन को किया और इसका आंसर भी आया 350 मीटर पर सेकंड होता है। देखिए, ये क्वेश्चन सीधा सीधा न्यूमेरिकल में दिया होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता सारी चीज़ें, तो हम छोड़ के चले जाते कि यार इसमें तो ये न्यूमेरिकल आ गया, बताओ फिजिक्स में न्यूमेरिकल आ गया था। ये न्यूमेरिकल नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, बस कॉन्सेप्ट समझिए, आपका आंसर आएगा बस। ठीक, तो देखें मित्र, अगला कॉन्सेप्ट है आपका, अगला एक कॉन्सेप्ट मतलब अगला कॉन्सेप्ट क्या मिलेगा, देखें अगला कॉन्सेप्ट ये मिलता है आपका कि आपकी जो ध्वनि की चाल होती है, लिखिए अगला कॉन्सेप्ट है, मतलब दूसरा कॉन्सेप्ट है कि ध्वनि की चाल ये आपकी क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है आर्द्रता की। मतलब जो आपकी कह सकते हैं नमी होती है, आर्द्रता को एक हिसाब से हम नमी बोल सकते हैं, क्या कहते हैं, नमी। ठीक, मतलब जहां पर नमी अधिक होगी
वहां पर ध्वनि की चाल अधिक होगी। समझ रहे बात को? कहने का मतलब यह है कि यदि जिस जगह पर ध्वनि की चाल अधिक है तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि आर्द्रता का मान जहां अधिक होगा वहां ध्वनि की चाल अधिक होगी। ठीक, तो एक पॉइंट आप पहले नोट करें, ये दोनों पॉइंट। क्या पहला पॉइंट क्या होगा आपका? पहला पॉइंट होगा यदि किसी भी स्थान पर, यदि किसी भी स्थान पर आर्द्रता का मान अधिक है, आर्द्रता या नमी का मान अधिक है, आर्द्रता का मान अधिक है तो वहां पर ध्वनि की चाल अधिक होगी। ठीक, ये आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना, अधिक होगी। ठीक, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल सीधा। देखिए जरा, अभी हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे कि कैसे बनता है। देखिए अगला पॉइंट, आपको अगला पॉइंट ये लिखना है कि किसी भी स्थान पर यदि आर्द्रता का मान कम है तो ध्वनि की चाल भी कम होगी, ध्वनि की चाल भी कम होगी। ये आपको कुछ बताया गया। ठीक, तो ये आपको क्या है याद रखने, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। समझ रहे बात को? कहने का मतलब ये है कि जहां पर ये आपकी आर्द्रता है, मतलब जहां पर आर्द्रता का मान अधिक होगा वहां ध्वनि की चाल अधिक होगी, और जहां पर आर्द्रता का मान कम होगा वहां ध्वनि की चाल का मान भी कम होगा। ऐसे आपको बताया जाता है। ठीक, देखिए जरा इसमें क्वेश्चन क्या बनता है। जैसे हम लोग बात करते हैं, ये जो आपकी आर्द्रता होती है इसे नमी बोल सकते हैं, या जैसे नहीं बरसात के समय में हम लोग देखते हैं क्या, ये नमी होती है ज़्यादा। देखिए ज़रा, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है यहाँ से, कैसे आपसे कहा जाता है कि मान के चलिए एक जुलाई का महीना है, जुलाई का महीना, ठीक, जुलाई का माह है, और एक आपके कह सकते हैं मार्च का महीना, ठीक, मार्च का महीना है, ठीक, सेम दिन है और दिन का समय होता है, और यहाँ का जो तापमान है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पर भी, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर भी है। ठीक है, अगर जुलाई के महीने में 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है और मार्च के महीने में भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस महीने में ध्वनि की चाल अधिक होगी। बताइए, आपको ये समझना है कि जुलाई के महीने में देखो टेम्परेचर दोनों जगह है। अब हम इसमें क्या करें भाई, हम ये तो कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर टी का मान अधिक होगा तो ध्वनि की चाल अधिक होगी, मतलब जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ ध्वनि की चाल कम, मतलब बराबर होगी। मतलब सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है दोस्त कि यदि जहाँ पर तापमान अधिक होता था तो वहाँ ध्वनि की चाल ज़्यादा होती थी, जहाँ तापमान कम वहाँ ध्वनि की चाल कम। लेकिन यहाँ उसने टेम्परेचर जो है ना वो तापमान दोनों जगह सेम रखा है, बस महीने का अंतर किया है। तो किस में अधिक आर्द्रता होगी, मतलब किस में सबसे अधिक नमी होगी, ये चीज़ें आपको देखनी है। ठीक, आपसे क्वेश्चन ऐसे देता कि जुलाई का महीना एवं मार्च के महीने में ध्वनि की चाल किस महीने में अधिक होगी, तो आपको ये बताना था। तो किस महीने में होता, देखिए मार्च का महीना होता है तो यहाँ पर कहीं भी बरसात नहीं होती है। क्या बारिश होती है? नहीं होती है, तो यहाँ पर नमी की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर हम बरसात की बात करें जुलाई में, तो यहाँ पर नमी की मात्रा अधिक होती है, मतलब यहाँ बरसात होती है और टेम्परेचर तो होता ही, देखो दोनों जगह 40 रखा है उसने सेम, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मतलब यहाँ पर ध्वनि की चाल अधिक हो जाती है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपके कई दिनों तक चलता है। ठीक, देखें जरा, मतलब महीने के हिसाब से है। ठीक, तो देखें जरा, ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, और तीसरा कॉन्सेप्ट देखें जरा क्या है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में समझें। तीसरा कॉन्सेप्ट ये बनता है कि ध्वनि की चाल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके,
मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है √m के। जो अभी हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे कौन वाला, अभी हमने एक ध्वनि की चाल s बराबर पढ़ा था कि √γ/RT/100 मतलब m, ये फॉर्मूला पढ़ रहे थे, उसी से हम बेस पे चल रहे हैं। तापमान को समानुपाती रखा था। अब हमें द्रव्यमान मिलता है और ये आणविक द्रव्यमान है जिसे m बोलते हैं, है ना, यही पढ़ा था हमने। तो इसके बारे में आप लोग घर से पढ़ के आइए और इसके बारे में अब हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो लोग हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, या जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं या कुछ अपने मित्रों को जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें अवश्य जोड़ें आप, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए।